अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाजरीन, FBI हर दफ़ा इनकम टैक्स गोशवारी की तारीख बढ़ा देता था, लेकिन इस दफ़ा तारीख आगे नहीं बढ़ाई गई। क्यों तौसीह नहीं की गई? क्या वजूहात थी? इसके पीछे लाजुक क्या है? दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है और मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह कहाँ कहाँ होती है? हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाने का मकसद क्या था? क्या वजूहात थी? क्या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आने के बाद को पाकिस्तान में कोई तब्दीली आई, या किन तबक़ात पर इसके असरात हो रहे हैं, किन तबक़ात पर इसका अमल हो रहा है? क्या दूसरे ममालिक तो नहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ को मुहिम कर रहे? इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर इकबाल ख्वाजा साहब। आप सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, हफीज़ लॉ एसोसिएट से आपका ताल्लुक़ है। उनके साथ मौजूद है मामून निसार साहब, आप माहिर टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, गाजी लॉ एसोसिएट से आपका ताल्लुक़ है। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, इस दफ़ा तारीख में तोसी नहीं की गई, आप क्या समझते हैं? क्या वजूहात हैं? क्या मुतमिन है इससे? इस मरतबा बड़े अरसे बाद FBI ने तारीख में तोसी नहीं की। तोसी तो अलबत्ता एक दफ़ा कर चुका है, लेकिन इकट्ठी 3 माह की उन्होंने कर दी थी। जी। और तब उन्होंने कहा था कि 3 माह के अंदर कर लें, क्योंकि उसके बाद हमने तोसी नहीं करनी, और उन्होंने अपनी बात के ऊपर अमल भी किया है। लेकिन वो गोशवारा को जो टारगेट था पिछली दफ़ा 27-29 लाख तक गए गोशवारे, इस दफ़ा वो टारगेट पूरा हो गया? मैं उसी तरफ आ रहा था कि गोशवारों का टारगेट तो पूरा नहीं हुआ। जी। जो FBI के ज़राए बता रहे हैं वो कहते हैं 17,50,000 के करीब रिटर्नें आई हैं, और 1,15,000 एक्सटेंशन की एप्लीकेशनें सिस्टम के थ्रू फाइल हुई हैं। ठीक है, 18 साढ़े 18 लाख हुई। इसका मतलब ये हुआ कि 18 साढ़े 18 लाख। और इसमें हैरत अंगेज़ बात यह है कि सिस्टम में जो एप्लीकेशनें फ़ाइल की गई हैं उनको एक्सटेंशन ग्रांट भी कर दी गई है, यानी कि कोई उसमें रीजंस को प्रॉपरली देखा नहीं गया। तो अगर यही रखना था तो इन 1,15,000 की बजाय बाकियों को भी दे दी जाती एक्सटेंशन, जो मैनुअल लोग ये उनका फिर किस तरह सबमिट होंगी? सबमिट अभी तो पेनल्टी वगैरह कर सकते हैं, या हो सकता है कि अगर FBI गौर करे, और जैसे कोविड की सिचुएशन है, ठीक है, पिछले सालों में तो मार्च तक कोविड की सिचुएशन ये है कि सबसे बड़ा शहर आपका कराची है, 60% इसका हिस्सा कोविड से लॉकडाउन है। इस वक्त तो शदीद ज़रूरत थी, उनकी जेन्युइन नीड्स थी। हमें भी प्रॉब्लम लाहौर में भी इवन ये आई है कि जहाँ लोगों को डाटा नहीं इकट्ठा हो रहा। ठीक है, कुछ क्लाइंट्स का बाहर से डाटा ना, वो तो बिल्कुल ही नकाशा है डाटा प्रोवाइड करने से। ठीक है, तो हुकूमत को इन ज़रूरतों को सामने रख के एक एक्सटेंशन कर देनी चाहिए थी। अभी भी तो आपको क्या इनका मकसद क्या लगता है? आपको क्या नज़र आता है? क्या वजूहात हो सकती हैं? ये दिखाना चाहते हैं जो हमने जो कह दिया वो सच है? नहीं, असल में हुकूमत टारगेट पूरे हों या ना हो, हुकूमत को देखिए 2 तरीके टैक्स कलेक्शन के। जी। एक तरीका होता है बातचीत के ज़रिए, एग्रीमेंट के ज़रिए, ताजर तंजीमों के साथ, बॉडीज़ के साथ मिलके। एक तंजीम होता है डंडे के ज़ोर पर। लगता है किसी ने हुकूमत को गलत फहमी डाल दी है कि सख्ती करने से भी टैक्स कलेक्ट हो जाता है। नहीं, वो एक दफ़ा वो ऐड भी तो चल रहा है ना, 1 करोड़ 2 करोड़ बंदों का हमारे पास डाटा है, उसमें से 80 लाख वो बड़े बड़े बंदे हैं जिनको हमने पकड़ना है। ये वो तो वजह नहीं है उन बंदों को पकड़ने के लिए डेट एक्सटेंड नहीं की गई, उनको पकड़ा जाएगा? मुझे लगता है, आपको नज़र आ रहा है? मुझे तो ऐसी बात नहीं लगती। उन लोगों को पकड़ने से किसी ने नहीं रोका। उन 80 लाख लोगों ने पिछले 10 साल से रिटर्नें नहीं फाइल की हुई। जी। उनका कौन सा मसला है? उनको तो किसी भी साल में किसी भी वक्त आप नोटिस दें और उनको बुला लें। बल्कि मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ। मैंने को 500 दफ़ा ये चीज़ कही है कि जनाब जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उनको 5 साल की इम्यूनिटी दें, और उन 80 लाख जितने भी इनके ख्याल में 64 लाख लोग हैं उनके पीछे जाएँ। ठीक है, अगले 5 साल पूरे जाएँ। उमर साहब, मामला तो ये IMF का प्रेशर है, टैक्स गोशवारों की तादाद भी दिखानी है, जो 27 लाख तक गई है उसको भी पूरा करना है। तो जब ये 17-18 लाख पे डेट उन्होंने आगे बंद कर दी, फिर किस तरह मुमकिन होगा? किस तरह वो टारगेट किस तरह पूरे होंगे? आज देखिए जी, वो सर जोड़ के बैठे होंगे, या तो वो सुबह तक 15 दिन तक 15 लाख लोगों को पेनल्टियाँ लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद उन्हें मज़ीद कार्रवाई करेंगे। आपको रिजल्ट पेनल्टी लगा दें, उसका रिजल्ट मिल सकता है? क्योंकि हमारी तो हम तो जो हमारी नेचर है एज ए पाकिस्तानी, वो स्कूल में जब रहते थे कुछ जुर्माना 10 रुपये का हो जाते तो वो देने के लिए हम टीचर स्कूल नहीं जाते थे, लड़ पड़ते थे, तो वो जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये खबर वकला कम्युनिटी के लिए तो अच्छी लगती है कि काफ़ी केसेस निकलेंगे। जी। लेकिन मुझे हुकूमत को इससे कोई ख़ास रेवेन्यू आता नहीं लगता। जी। मामून निसार साहब, कई टैक्स बार की तरफ से इश्यूज़ उठाए जा रहे थे, रिटर्न ड्राफ्ट में गलतियाँ हैं, वो पेचीदगियाँ हैं, कानूनी गलतियाँ, उनको दूर किया जाए, लेकिन वो भी अभी तक नहीं की गई और तारीख भी ख़त्म हो गई। तो अब आपको क्या नज़र आता है, किस तरह देख रहे हैं? अयूब साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपका इस टॉपिक पे मुझे बात करने का मौका आपने दिया। मैं
तारीख के ऊपर तो उमर भाई ने बड़ी प्लेनली बात की है, बड़ी क्लियरली ये था कि हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट जो एक उनकी तरफ से एक रेटरिक था एफबीआर की तरफ से, जो एक ऐलानिया था कि जी हम नहीं बढ़ाएंगे, डेट बढ़ेगी नहीं, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी इस दफ़ा, वो हर दफ़ा ही ऐसा होता है, मगर इस दफ़ा कुछ थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस नज़र आ रही थी इनके रवैये में, और एंटिसिपेट हम एज टैक्स कंसल्टेंट्स कर पा रहे थे कि शायद ना हो और हमें रेडी रहना चाहिए इस तरह की चीज़ों के लिए। मगर जिस तरह उमर भाई ने बात की, मैं थोड़ी सी जो है वो एक तो आपकी भी बात के अंदर मैं ऐड करूँगा कि जिस तरह आपने बताया कि कोई पेनल्टी नहीं देना चाहता, सेक्शन 182 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का इस दफ़ा जो हमारा हुआ, पहले 20,000 पेनल्टी थी, उसको रिवाइज करके 40,000 ले गए मिनिमम पेनल्टी को, और वेल्थ स्टेटमेंट की भी एक पेनल्टी ऐड कर दी गई है, इवन दो के 114 और 116 जो वेल्थ स्टेटमेंट इनकम टैक्स रिटर्न इकट्ठी एक ही डॉक्यूमेंट में खुल रही है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि जी इसकी क्या पेनल्टी होगी, मगर पेनल्टी तो प्रोवाइडेड है कानून के अंदर। तो 1,40,000 आप पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं उस मुल्क में जहाँ पर 30,000 कोई बंदा टैक्स पे करने के लिए तैयार नहीं है, जी जी, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं पर्सनली मेरा ये है, देखिए 16-17 लाख की फिगर हम बता रहे हैं कि रिटर्न फाइल हुई है, ये बेसिकली एक टैक्स पेयर के लिए या एक टैक्स कंसल्टेंट के लिए बड़ा डिस्करेजिंग पॉइंट होता है। डिस्करेजिंग इसलिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम एज टैक्स कंसल्टेंट्स हम लोगों को आगाह करते हैं कि कानून क्या है, और जब हमें ही फैसिलिटेट नहीं किया जाता, एक इन्होंने इस दफ़ा 15 दिन का वो एक एहसान कर दिया कि जी 15 दिन आपको दिए जा रहे हैं, इससे मच बेटर था कि जो कंटिन्यूसली बंदा रिटर्न फाइल कर रहा है, जो फाइलर है जिसका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नाम है, उसके लिए एक्सटेंशन दे दी जाती, या कोई थोड़ी सी एक पेनल्टी या एक्टिव टैक्स पेयर का एक उन्होंने 1,000 रुपये का वो चालान जमा करवाने के लिए कहा था पिछली दफ़ा, इस तरह की कोई एक ऑप्शन दे देते, और जो नया टैक्स पेयर है उसके लिए ये सारी पेनल्टीज़ वगैरह, या जो नया बंदा जिसने फाइलर बनना है जो टैक्स नेट में है ही नहीं, ताकि कम से कम ब्रॉडनिंग तो हम टैक्स बेस की तरफ सोचते। हमने अपने आप को ना सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया, जो अभी भी फाइलर है उसके जहन में ये बहुत बड़े सवाल आते हैं, यार मैं लेट हो गया हूँ, जी जी, मैं घर से नहीं निकल पाया। इस दफ़ा तो जेन्युइन मसाइल है ना, एसओपीज़ पर कोरोना की वजह से लोगों को कारोबार ठप हैं, वो अभी साल का गैप वो नहीं पूरा हुआ, आगे दूसरा फेज भी ज़बरदस्त खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया। इस सूरत हाल में तो वही तो मुतबादल एफबीआर के पास आपको कुछ नज़र आ रहा है ना, गलतियाँ मैं पेचीदगियाँ जो मैं कह रहा था वो भी नहीं दूर की गई, बिल्कुल उनके इफेक्ट क्या होंगे? पेचीदगियों के अलावा फॉर्म्स के अंदर हर दफ़ा हमने देखा है कि हर दफ़ा कुछ ना कुछ एरर्स रहे हैं, तो हर साल टैक्स पेयर का गुनाह नहीं है, उसमें टैक्स कंसल्टेंट का भी गुनाह नहीं है, वो तो एफबीआर की मशीनरी का गुनाह है। तो आप ये समझते हैं या फिर एफबीआर ने इस दफ़ा खुद जुडिशली बनने की कोशिश की? नहीं, अपना एक स्टर्न एटीट्यूड बिल्कुल दिखाया है, और होना भी चाहिए ऐसी अथॉरिटी का, बट प्रोवाइडेड कि आपने वो सारी फैसिलिटीज टैक्स पेयर को, कंसल्टेंट्स को दे दी हैं, ठीक है, फिर तो आपकी स्ट्रिक्ट होना या स्टर्न होना बनता है, आपका सख्त होना बनता है कि आप बिल्कुल आप एक अपना एक ऐलानिया रखें। कानून तो ये कहता है 90 दिन का टाइम होता है, आपका ड्राफ्ट सही होना चाहिए, 1 जुलाई को आपका ड्राफ्ट आना चाहिए, 23 सितंबर उसकी आखिरी तारीख है, तो कोई बात भी नहीं करेगा, तो उसके बाद तारीख ना बढ़ाएं। जब आपका ड्राफ्ट भी सही नहीं है, फिर आप डेट भी आगे बढ़ा रहे हैं, उसको फिर भी दुरुस्त नहीं कर रहे, इसका मकसद है एफबीआर जुडिशली का काम कर रहा है। क्यों उमर साहब, आपको नजर आ रहा है कुछ इस तरह का? इस रिटर्न में गलतियों की भरमार है, आप समझिए, हमें मिनिमम टैक्स के अंदर पाबंद किया जा रहा है, तो आइंदा जब उनके ऑडिट खुलेंगे क्या होगा, फिर क्या मसाइल पैदा होंगे? आपको बता रहा हूँ, आप ज़बरदस्ती मुझसे एक ऐसी रिटर्न बनवाना चाह रहे हैं जो मेरे वर्जन के हिसाब से, लीगली इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ठीक नहीं है, आप अपनी इंटरप्रिटेशन मुझ पर ठोक रहे हैं। इंटरप्रिटेशन करना तो हाईकोर्ट का काम है, आप हाईकोर्ट का रोल लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन सारी गलत कर रहा है। जो पिछले सालों में जिन लोगों ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने एडवांस पेमेंट के ऊपर सारा टैक्स अदा कर दिया, उनको इस साल में आप डबल टैक्सेशन में ला रहे हैं। आपकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर कैपिटल लॉसेस की एडजस्टमेंट का या उनका खाना ही कोई नहीं है, 50 दफ़ा लिख कर हम दे चुके हैं। इसके अलावा भी मैं बेशुमार गलतियाँ आपको बता सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि वो कि मैं ना मानूँ, हमारा मुल्क इस्लामिक वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पर हम कहते हैं रियासत होगी माँ के जैसी, ये कोई वो तरीक़ाकार नहीं है। उमर साहब देखो, किसी भी मुल्क की तामीर तरक्की के लिए एक वाहद आमदन है टैक्स की, जो हुकूमत के पास जमा होता है। मुल्क की जो तरक्की में अपने जो टैक्स पेयर है वो अहम किरदार अदा कर रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसको अपना जो फॉर्म है, गोशवारा है, उसको अपना टाइमली देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आप इस पर लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर साहब, आपने अभी सवाल पूछा कि अवाम का क्या फ़र्ज बनता है? कौमी फरीज़ा है इसमें एक गोश्वारा चीज़ जमा अभी करवाना। जी, क्लियर कर लें, रिटर्नों का टैक्स कलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रिटर्न का कोई नहीं दिखावा ये सिर्फ। आज मैं बता 19.25 अरब रुपए का टोटल टैक्स कलेक्ट हुआ है तमाम रिटर्नों के साथ पूरे पाकिस्तान में। 19.25 अरब रुपए का, जो आपकी 5,000 अरब की कलेक्शन का 1% भी शायद 1.25% बनता है। ठीक है, समझने की बात है, टैक्स तो सारा डिडक्ट हो रहा है विद होल्डिंग के थ्रू। विद होल्डिंग के थ्रू इस तरह सादा जुबान में कि जब आप मुझे पेमेंट करते हैं मेरा टैक्स काट लेते हैं, मैं आपको करता हूँ आपका टैक्स काट। ठीक है। इस वक्त जो ऑडिट के थ्रू या ये रिटर्नों के थ्रू जो टैक्स है ना, वो 1 से 2% है बस जो कलेक्ट होता है। सिर्फ ये 26-27 लाख जो गोश्वारों का जो नाम है हम लेते हैं, ये टैक्स इतना जो हमने शोर डाला है ये गोश्वारों का, इसके तो टैक्स थ्रू तो असल में विद होल्डिंग है। वो तो सारा साल 7-7 लोग बेचारे 7-7 कटवा रहे होते विद हैं। होल्डिंग जट पे अपनी स्टेटमेंट जमा करवाते हैं। जी हाँ, वो 3 माह बाद उसकी स्टेटमेंट आ रही थी, कुछ मंथली है कुछ एनुअली है, उसकी स्टेटमेंट भी साथ साथ आ रही होती ठीक है। है। और हर समाई के आखिर के अंदर टैक्स ऑफिसर हमारे सर पे बैठता है कि एडवांस टैक्स भी अपना अदा करो वरना ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इसलिए ये मेरा दिल करता है कि ये जो मिथ है ना टैक्स की, रिटर्नों की, कलेक्शन की, इसको क्लियर कर दो लोगों के लिए। लेकिन फिर ऑडिट के अगर रिटर्न लोग जमा नहीं करवाएंगे, यही ऑडिट किसका होगा? सिर्फ ऑडिट के देखिए, फिर तो सारा निजाम ही विद होल्डिंग पे चला जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ले जाए। जब आप ऑडिट और इसके रिटर्नों के थ्रू 1 या 1.5% टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो उस ऑडिट की मशीनरी को पालने के लिए या उसकी तनख्वाहों के ऊपर इससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। उमर साहब, आपने अभी कहा था 1% या 2% रिटर्नों की सूरत में टैक्स आता है। 19.25 अरब मैं फिगर दे रहा हूँ आपको। 19 अरब टोटल इसमें कितने अरब हम इश्तिहारबाजी पे मैं यही तो कह रहा हूँ। जो मुहिम चलाते हैं, गोश्वारे की आखिरी तारीख आ गई, गोश्वारे की आखिरी, वो अरबों के हिसाब से पैसे तो वो चले जाते हैं। देखिए, अब मैंने ये एक आपको बात बता दी। ये दूसरी बात है कि ये गोश्वारा जमा होना रेट ऑफ द स्टेट के लिए ज़रूरी है कि लोगों को एक खौफ तो हो, लोगों को एक पता तो हो, जिम्मेदारी का पता, हिसाब देना है, साल बाद उन्होंने हुकूमत को देना है, गोश्वारे जमा कराने फ़र्ज है। ठीक है, मैं तो इसको फ़र्ज समझता हूँ। जी जी बिल्कुल, कौमी फरीज़ा है, हम लाज़मी इस जमा करना मुल्क को चाहिए। अंदर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को ये भी तो भैया ना, आखिरी तारीख जिस तरह कल आखिरी तारीख थी 8 दिसंबर की तारीख, तो मैं कई दोस्तों के पास गया था, उनके दफ्तर ऐसे फुल थे जैसे आज शादी का समय है या लोग लाइनों में बैठे हुए थे। ये पहले नहीं हो सकता? आराम तसल्ली से अपने पहले डाटा दें, पहले जमा करवाएं। मैं ज़्यादा इंडिविजुअल का काम नहीं करता, लेकिन कल मेरे दफ्तर भी हम रात को 1:30 बजे घर गए हैं। मसला ये है कि लोगों में एक एटीट्यूड गलत है। जी जी, आखिरी दिन आना बिजली है, का बिल होगा वो भी आखिरी दिन जिस जमा बंदे होगा। ने 15 दिन की एक्सटेंशन भी ली है उसने आना 15वें दिन ही अगले, फिर भी हम आखिरी दिन उसको फ़ोन कर करके इसमें देखें ना, ये टैक्स प्रैक्टिशनर का मसला है जी जी, ना ये महकमे का, ये तो हमारे गोश्वारा जमा कराने वालों का मसला है। एटीट्यूड ही नहीं है। 10-12 साल से होता भी तो ऐसे ही होता आ रहा है। तारीख आती है फिर बढ़ जाती है, तारीख आती है फिर बढ़ जाती है। लोगों को ये ख्याल अच्छा बढ़ जाएगी, सर उसकी देखा जाएगा, एक फिर खास देख वजह लेंगे। है ना। देखिए 10 लाख आदमी ने गोश्वारा नहीं दिया, अब आप 10 लाख आदमी को दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि 30 लाख अगर 29 लाख तो आपका टोटल 10 लाख को पेनलाइज कर दे, तो फिर जो ये पॉसिबल ही नहीं होता। असल में जो अब टैक्स दहंदगान है, जो टैक्स गोश्वारे को जिम्मेदारी समझ, तो वो तो समझ आ गए। गोश्वारे वो तो समझो 17-18 लाख थे, वो लोग आ गए। और जिनको कोई बेनिफिट के लिए आए थे या पिछले साल सरकारी मुलाजमीन खौफ की वजह से उसमें आए थे, वो अभी तक गोश्वारे नहीं आ सके। देखिए जी, आपके बहुत सारे ये जो गोश्वारों के, फिर वही बात है मिथ वाली बात, इसमें सरकारी मुलाजमीन, फ़ौज के मुलाजमीन के लिए पिछले साल इन्होंने कह दिया था कि जिसके पास जून की डेट तक NTA नंबर नहीं होगा उसको तनख्वाह ही नहीं रिलीज़ होगी। जी जी, तो उस चक्कर में हमें 10 से 12 लाख रिटर्नें फालतू आई थी। ठीक, वो सरकारी मुलाजमीन के साथ। अब इन रिटर्नों में मुझे लगता है कि ह्यूज चंक तो उनका ही है। उसके अलावा भी है कारोबारी लोग भी हैं, वो 3 से 4 लाख होंगे। ठीक है, तो वो भी अभी आनी रिटर्नें। मसला ये है कि इनको इस साल देखिए, अब हमेशा ऑरेंजेस को ऑरेंजेस से मैच करें। कोविड का साल है, बहुत सारे मुल्कों ने टैक्स ही माफ़ कर दी हैं, कारोबारों का बेड़ा गर्क हो गया। मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को जानता हूँ, बहुत सारे मीडियम स्केल के कारोबारों को जानता हूँ जो बंद ही हो गए, बड़े सेक्टर बंद हैं, शादी हॉल्स बंद हैं, कैटर्स बंद हैं, वो बहुत सी चीज़ें ऐसे वो तो वो इन लोगों को तो इस साल रिलीफ देने का मौसम था। आपने पिछले साल गलत रिलीफ दिया और इस साल अनड्यू आप सख्ती कर रहे हैं। जी जी, कुछ नहीं। 214 ए के भी नोटिस FBI ने जारी कर दिए हैं कुछ 2.5-3 लाख बंदों को। 6-6 साल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। अब ये रिटर्न की तारीख भी आगे नहीं बढ़ाई गई। अब जो 10-11 लाख या 12 लाख बंदे पीछे रह गए हैं गोश्वारे जमा करवाने वाले,
उनको भी नोटिस जारी होंगे, तो वो तो मेरा 60 दिन का टाइम होता है। होगा क्या दमादम मस्क अंदर किसके साथ होगा? सर कुछ भी नहीं होगा जी, कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। आपके पास, आपके एफबीआर के पास मशीनरी नहीं है जो वर्क कर सके, जो काम कर सके। सर इस तरह की एग्जांपल हमने देखी थी कि 214D इन्वोक हुआ था। जी जी, इसी तरह ही लेट फाइलर्स के ऊपर उन्होंने ऑडिट खोल दिया है। ठीक है। वो ऑडिट का क्या फेट हुआ उमर भाई भी जानते हैं, आप भी अभी तक जानते हैं। वैसे वैसे अभी वो केस अब खत्म किए जा रहे हो। उन्होंने एक अभी हाईकोर्ट के ऑर्डर से पहले, उससे पहले एक हमारी जो है मेंबर साहिबा वो आई, लाहौर भी आई, हर सारे आरटीओस गई और उन्होंने कहा जी आप 20-20 हज़ार रुपए दे दें और इससे जान छुड़वा लें। वो सही बात, तरीका भी यही था। आप इससे मच बेटर है कि 182 सेक्शन के अंदर चेंज ला के महीना 5-5 हज़ार इम्पोज करते और 30 दिन या 40 दिन या 50 दिन का टाइम देने के बाद फैसिलिटेट करते। मगर ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। इस साल जिस तरह उमर भाई ने जिक्र किया, मुल्कों के अंदर जो कोहराम मचा हुआ है कोविड की वजह से, जो मामलात बने हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के केसेस आए हैं, जो आपको तो चाहिए था आप इसकी डेट को वेव ऑफ कर देते, 30 जून 21 तक फाइल कर दे अपनी रिटर्न ने, हम नहीं कुछ कहते आपको। सही है। आप 182 ही अपहोल्ड करते, उसको सस्पेंड करते फॉर द टाइम भी, कि जी पेनल्टी नहीं है, रिटर्न ने फाइल करें। और देखें पॉलिटिकली स्पीकिंग गवर्नमेंट के लिए भी ये बड़ा फेवरेबल होता। जी, लोग नहीं भी जो थे फाइलर, वो फाइलर लिस्ट में आते। मार्च को फाइलर लिस्ट एज पर 2020 की रिटर्न से एक्टिवेट हो जाएगी, तो बड़े लोग तो फाइलर बनते ही उस वक्त हैं। मामू साहब टाइम कम है, हमें मनी लॉन्ड्रिंग पर बात करनी है। उमर साहब ने कहा ये कौमी फरीज़ा है, फ़र्ज़ है रिटर्न गोशवारा देना। वो कौमी फरीज़ा तो अदा कर रहा है, रियासत की क्या जिम्मेदारी है? रियासत की बिल्कुल सर जिम्मेदारी है उसको बेसिक नेसेसिटीज़ देना, जो कि इस वक्त हम एज अ स्टेट, एज अ नेशन, एज अ कंट्री हम फेल कर चुके हैं। हम अपने जो टैक्स पेयर को जो छोड़े, हम आम आवाम जो है पानी, हम उसको नहीं फैसिलिटेट कर पा रहे, और आगे भी होता नज़र नहीं आ रहा, आगे भी होता नजर नहीं आ रहा। देखें इसमें जो को अदा करने के लिए रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करती है, उनको अवेयरनेस के लिए, बिल्कुल उनको समझाने के लिए, भैया आपको कौमी फरीज़ा है, ये तरीक़ेकार है। बिल्कुल आज तक कोई ऐसी मुहिम चलाई गई या आगे को आपको अंदर नजर आती है? मुहिम तो टेस्ट कल्चर तो बहुत आगे की बात है। यूपी साहब मुहिम तो बड़ी चलाई गई है, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है, ना कोई नियत है, असल ना में इस काम साइड पे ना करने उस की साइड उस पे विल नहीं है, या मशीनरी नहीं है, या कानून नहीं है। कानून तो बहुत है, कानून तो यहाँ हर जो है ना कोने पर कानून है, मौजूद है, मगर कानून की बात आ गई। उमर साहब, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया, कानून बनाया गया, इसका क्या मकसद था? क्या पाकिस्तान के ऊपर IMF का, वर्ल्ड बैंक का या कोई मुल्कों का दबाव था? क्या वजूहात थी इसको लाने की, बनाने की क्या मकसद था? आपने ये दूसरा मौजू रखा हुआ है, ये बड़ा वसी मौजू है, इस पर तो कई आपको आज आपने रिटर्नों के साथ ये भी एक इम्पोर्टेंट, वो रिटर्न के अभी बांधू, ये वो बहुत ज़रूरी था। अब मसला ये है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग ये है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, किसी जुर्म की प्रोसीड्स को वाइट करना, उसको लॉन्डर करके, धुलाई करके उसको साफ सुथरा, जिस तरह हम कहते हैं कपड़ों लॉन्ड्रिंग, ये बेसिकली लॉन्ड्रिंग आप कहते हैं कपड़े धुलाने को। जी जी। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि उस पैसे की धुलाई करके उसको साफ सुथरा कर दिया जाए। ठीक है। अब मसला ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का कानून 2010 से आया हुआ है। ठीक है। ये नहीं है कि ये कोई नया कानून आ गया। ठीक है। अब जो असल में शोर है ना, उस कानून में लाई गई तब्दीलियाँ हैं, उसके ऊपर जो, इसमें भी फिर मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, इसमें एक इसका बैकग्राउंड है। जी जी। एक तरक्की याफ्ता मुल्कों ने या कुछ ऐसे ममालिक ने जो प्रिविलेज्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसे आप FATF कहते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई, जिसमें आज तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। उसने कहा जी हम मुल्कों की छानबीन करेंगे, और वो मुल्क जो कि प्रॉपरली मनी को लॉन्ड्रिंग पर बंद नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पहले उनको कभी ग्रे लिस्ट में लाएंगे, अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो हम ब्लैक लिस्ट में लाएंगे और उनके ऊपर माशी पाबंदियाँ लगा देंगे। अब पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ा मसला है कि ये मसला यहाँ से शुरू हुआ कि FATF ने हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग का कानून 2010 से है। उन्होंने कहा ये 2010 का कानून अच्छा, उस FATF में इंडिया बड़ा एक्टिव है। ठीक है, इंडिया बहुत एक्टिव है, और उन्होंने हमें कहा कि ये आपके कवानीन में कमी है और इसको दूर करते जाए। हमारी जो आदत है कि हम ना वो क्या कहते हैं, वो हमें बैठने का कहते हैं तो हम लेट जाते हैं। हमने कहा जी ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसे लगा, वैसे मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बहुत सारी पॉलिसीज़ को बड़ा पसंद करता हूँ,
लेकिन मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने इसको मौका गनीमत जानते हुए साथ अपोजिशन को दबाने के लिए भी इस कानून को यूज़ करने का फैसला कर लिया। ठीक है। अब जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन में नैब को सारे शेड्यूल्ड एक्ट जितने हैं उसमें नैब को पावर दे दी गई। ठीक है। उसके अलावा FIA को पावर दे दी गई, जितने FBR को पावर दे दी गई, और उसके बाद उसके जो कवानीन के अंदर जो चेंजेस लाएगी उसमें मसलन बिला वारंट गिरफ्तारी, उसमें जैसे एक अजीब सी है कि अंडर कवर ऑपरेशंस कर सकेंगे आप। अंडर कवर से क्या मुराद है कि आप किसी का फ़ोन टेप कर लेंगे, कोई आप ये कंप्यूटर गैजेट्स यूज़ करेंगे, तो ये तो अपने प्राइवेट लोगों की जासूसी की भी इजाज़त दे और विदाउट एनी परमिशन, यानी कि कोई परमिशन फ्रॉम द कोर्ट है ही नहीं किसी जगह पर। ठीक है। अब जब इन कवानीन को चेंज किया गया तो नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया। 90 दिन की बजाय अब उसको वही बात जो नैब के कवानीन में लाएगी यहाँ पर भी इजाफा कर देगा। और फिर देखा ये जा रहा है कि जो सिर्फ केसेस चल रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ के खिलाफ चल रहे हैं। उससे ये भी लगा कि ये खाली मनी लॉन्ड्रिंग के सियासत पे वो इतलाक कर दिया गया। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग के देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग आप अभी आज अमेरिका चले जाए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ, आपने बैंक अकाउंट खुलाना है, आपके पास मतलब मैं यहाँ से पाकिस्तान से जाता हूँ पढ़ने के लिए, 15 मिनट की आपको प्रोसीजर 35 मिनट में आपका अकाउंट खोल देते, कोई बायोमेट्रिक नहीं होती। जी। मैं अभी पिछले साल की बात करो, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 35 मिनट। क्या वहाँ ये कानून नहीं है? यही मैं कह रहा हूँ, क्या वहाँ सारी मनी लॉन्ड्रिंग, देखिए मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत काम किया हुआ है। पाकिस्तानियों की जितनी नाजायज़ दौलत बाहर गई है वो सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू गई है बाहर, जितनी, और वो अरबों मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान के अंदर हुई है, यही बाहर कह रहा हूँ। उल्टा हम तो विक्टिम हैं। जितनी हमारी दौलत ब्यूरोक्रेट्स ने, जितने सियासतदानों ने, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट ने, इन सब क्लासों ने बाहर निकाली है, पाकिस्तान के अंदर तो आया ही कुछ नहीं है। तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान तो मनी लॉन्ड्रिंग, और मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का पैसा सिंगापुर, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड में पड़ा हुआ है। चौथे नंबर पर दुबई आता है। आप मुझे बताया कि वो फैटफ के चैंपियन है ये सारे मुल्क, सिंगापुर, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, इनके पास सारा काला पैसा पड़ा हुआ है। ये तो उल्टा चोर को तवाल को डांटे वाली बात है। क्योंकि इंडिया चाहता था कि हमें इकोनॉमिकली लॉस पहुंचाए, हमें पुश कर सके, उसने हमारे खिलाफ कंपेन, एक हमारा मसला जेन्युइन है, आलमी सतह पर फिर कंपेन थी नहीं, हाँ एक आलमी सतह पर कंपेन है हमारे खिलाफ, उसकी वजह दाइश और तारीक तालिबान और उनके लिंक्स, वो भी फंडिंग वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से। इसको भी क्लियर कर दूँ, वो टेरर फाइनेंसिंग की इजाजत में तो हम खुद हैं। जी। उनको तंजीमों को तो हमेशा फंड्स बाहर के मुल्कों से, मैं उन अरब मुल्कों का नाम नहीं लेना चाहता जिनसे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, उधर से पैसे हमें आए हैं। इधर से पाकिस्तान में तो वो तंजीमें तो इतनी जोगी नहीं थी कि बाहर भेजवा सकते, उल्टा हमें ही आए हैं पैसे जो है, और उन्होंने हमारे मुल्क में बर्बादी और तबाही फैलाई है। अब उनके खिलाफ हम न बर्दाश्त में हैं। देखिए, आपको ये समझने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल कहता हूँ मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन होने चाहिए, बेनामी एक्ट होने चाहिए, किसी भी प्रोसीड ऑफ क्राइम को किसी सूरत भी। लेकिन हमारे मुल्क का तो शासक बाहर जा रहे हैं, हमारे तो पैसा बाहर जा रहा है मुल्क का। उल्टा वो किसी भी घर से थोड़ी थोड़ी चीज़ निकाल जाए, घर बर्बाद बंद खत्म हो जाता है। फाइनेंशियल क्राइम्स की प्रोसीड्स हैं वो हमारे मुल्क से बाहर जाती हैं, बाहर से तो कोई करके आ ही नहीं सकता यहाँ पर पैसा लेकर। मैं उमर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मामून निसार साहब, वाइट कॉलर जुराइम जिसको हम कहते हैं, जिनके लिए ये एक्ट बनाए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट बनाया गया है और दीगर, हमारे मुल्क में इनका सिर्फ सियासतदानों पर इतलाक़ हो रहा है, तो हो रहा है, या आप समझते हैं कि ये सब के लिए, सब पे इसका इतलाक़ है? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग आम बंदा तो कर नहीं सकता, आम बंदे का तो काम है क्यों नहीं है। और बड़े लेवल पे जिस तरह उमर साहब का, ये सियासतदानों का जो बड़े जिनका हाथ पड़ते हैं वही मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ये कंसेप्ट पाकिस्तान में क्यों अरूज नहीं पकड़ सका, क्या वजूहात है, आप क्या समझते हैं? लेकिन ब्रेक से बाद आज जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी मामून साहब जी, आपका जो सवाल इसका इतलाक सियासी या गैर सियासी, ये सवाल तो बिल्कुल आपका वैलिड है कि बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जी सियासी लोगों पे इतलाक हो रहा है, और सियासी जो लोग जो हैं या पार्टी जो हैं जिनके लोगों ने ये लॉन्ड्रिंग की और जहाँ से जो क्वेश्चन पूछे, ये इस चीज़ से बढ़ावा दिया जा रहा है। मगर उमर भाई की बात में मैं फिर दोबारा आऊँगा कि FATF के लिए, आपके लिए ये बिल बहुत ज़रूरी था
कि इसका इतलाक होता, इस तरह के लॉज की कमीशन बनती। अब आप अगर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में देखें तो इसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जिक्र है। इसमें बड़े मेन ओहदों पे फायज लोग उस कमेटी में बैठ रहे हैं। चेयरमैन आपका जो SCCP हैं वो मेंबर हैं। मैं नाजरीन को, व्यूअर को जो बताना चाह रहा हूँ वो है, एक आम आदमी लाहौर के एक कोने से चर्च लेके जेब में डाल के वो लाहौर क्रॉस करके दिखा दे, आपकी बात बिल्कुल, आम पुलिस वाला उसको पहचान के पकड़ लेता है, उसको चर्च पकड़ लेता है। मैं आपकी बात ये तो मनी लॉन्ड्रिंग, इतना पैसा बाहर भेजना, इस पे इख्तियारात नैब को, FIA को, FBR को, इसके बावजूद किस मुमकिन। मैं आपकी बात बिल्कुल सही है। ये हमारा जो सवाल है ना कि जी अब छोटे क्राइम्स को हम पकड़ नहीं पा रहे तो बड़े ब्राज़ील जिसको हम कहते हैं, ब्राज़ील एक छोटा सा मुल्क है, मगर वहाँ पर जो स्ट्रीट क्राइम है वो भी उस तरह चल रहा है, ड्रग मनी भी चल रही है और मनी लॉन्ड्रिंग भी चल रही है। ठीक है। और वो हब है मनी लॉन्ड्रिंग का, ड्रग मनी का। तो ये हमारा मवाजना नहीं सही कि हम लोग कहें कि हमारे छोटे क्राइम्स नहीं पकड़े जा रहे और बड़े क्राइम्स नहीं पकड़े जा रहे। हमें हर किस्म के क्राइम के ऊपर कोई ना कोई गिरफ्त होनी चाहिए, उसके ऊपर एक कमेटी, उसके ऊपर एक रोक टोक होनी चाहिए। अब ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये सबसे वैलिड सवाल है हमारे लिए कि क्या इसका इतलाक प्रॉपरली हो सकेगा, क्या इस लॉ के तहत जो कमेटीज, जो मॉनिटरिंग यूनिट, जो इन्वेस्टिगेशन, जो इदारे मुंसलिक हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, क्या वो अपने फराइज को सही तरीके से अंजाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि जो अभी तक जो प्रैक्टिस है, जो हमारे इदारे हैं वो या तो पॉलिटिकली यूज होते हैं जी, या उनको पॉलिटिकली यूज किया जाता है, जो उनका पर्पस है वो सर्व नहीं होता। जी। अब हमारे पास नैब का इदारा था, नैब का इदारा भी हमने देखने में आया कि प्रीवियसली भी आज तक वो हाई कोर्ट हम देखते हैं, ऑर्डर आते हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो जी उसकी परफॉर्मेंस सबके सामने परफॉर्मेंस का उसमें सवाल उठता है। जी मामून साहब जिस तरह कह रहे हैं उमर साहब, भाई इदारों का इतलाक, कानून का इतलाक, क्या हमारे कुछ जजिस या तफ्तीशी जो हमारे हैं, आप समझते हैं इसके जो ये लॉ है, कानून है, इन पे गिरफ्त जिनकी है अबूर हासिल है? क्योंकि मैंने तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान टैक्स बार की तरफ से खबर भी चली थी को इस पे PhD डॉक्टर वो जजेस नहीं है, तफ्तीशी नहीं है जो ये तयन कर सके ये मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं। देखें, इसमें आपको मैं बताऊं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास जो इसको हम कहते हैं कैपेसिटी, जी हमारे पास तफ्तीशी अफसरों में तो इस्तेदाद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जी वो आम, अगर आपके पुलिस ऑफिसर के आप एक आम लेवल पर इन्वेस्टिगेशन का मेयार देखें तो वो तो लितर परेड के अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं है। यहाँ तो आप बात करें बड़े सोफिस्टिकेटेड क्राइम की, जो एक प्रॉपर के माफिया बन के या एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये कोई ये नहीं मैं मानता, ये जो आप कह रहे हैं ना आम बंदा करेगा, ये नहीं करते। मनी लॉन्ड्रिंग तो कहाँ पैसा हो गया सर? इसमें एक अब मैं पाकिस्तान की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं। पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी के मुल्क से बाहर है। जी ठीक है, जिनका असासे बाहर, जिनके असासे नहीं रहते, रोजगार के लिए भी लोग जो बाहर हैं। अब उन लोगों ने ये कहाँ से हवाला हुंडी कहाँ से शुरू हुआ, मैं आपको ये बता देता हूँ। हवाला हुंडी शुरू हुआ, वो लोगों ने जब पाकिस्तान पैसे भेजने होते थे ना, तो वो बजाय बैंकिंग चैनल यूज़ करने के हवाला और हुंडी के जरिए वहाँ पर दे देते थे किसी को, वो बंदा यहाँ पर पैसे पहुँचा देता था। इसको हम हवाला या हुंडी कहते थे। ठीक है। ये 78 से लेकर इट गोज ऑन अनचेक टिल 2095 तक तो बिल्कुल ही किसी ने नहीं पूछा। तब हुकूमत को ख्याल है कि यार ये क्या सारा पैसा ये क्या यूज़ हो रहा है तरीके से और ये गैर कानूनी तौर से, तब उन्होंने उसको फिर रेगुलेट करने का फैसला किया। ठीक है। रेगुलेट से क्या मुराद है, वो लोग जो इस कारोबार में मुलव्वस थे उन्होंने उनको एक्सचेंज कंपनीज बनाने पर आमादा किया और उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए। आहिस्ता आहिस्ता अभी भी आपके मुल्क में एक्सचेंज कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है। ये फॉरेन जो आपके फॉरेन करेंसी है ना, इसके रेट के उतार चढ़ाव में उसके कंट्रोल के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है और वो हुकूमत की हेल्प भी करते हैं और कई दफ़ा कार्टेलिंग भी करते हैं। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, वो हम हवाला हुंडी को उससे मिक्स नहीं कर सकते। यानी कि उससे ताल्लुक पूरा उसका जुड़ा हुआ है। ये उसका नहीं, मिक्स नहीं करना चाहिए। जो आम पाकिस्तानी वहाँ बाहर से पैसा भेज रहा था वो कोई क्राइम में तो नहीं है, वो मुल्क में आ रहा था, पैसा जा तो नहीं रहा था। और उसमें एक मसला पैदा हो गया कि आपकी जितनी इंपोर्ट्स थी ना, वो आपकी थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं होती थी। ठीक है। वो क्या आ रहा था कि वही कंपनियां या वो हवाला हुंडी वाले दुबई से टीटियां करवा के आपकी इंपोर्ट को फाइनेंस कर रहे थे। ठीक है। जैसे मैं आपको बता, चाइना कहता है कि हमारी 8 या 10 बिलियन की आपकी इंपोर्ट्स हैं,
हमारा फाइनेंशियल डाटा कहता है हमारी 3 बिलियन की इंपोर्ट्स है वहाँ से, इसका मतलब है $5 बिलियन इलीगली चाइना ट्रांसफर होता है। ठीक है, वो हवाला और हुंडी वाला करता है या दुबई बैठा हुआ एक्सचेंज कंपनी वाला कर रहा है। इनफैक्ट हमारा प्रॉब्लम ये है कि होता क्या है, हमें ये इस एक्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, एफबीआर अगर अपना प्रॉपर काम करे, अपनी जितनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को प्रॉपरली डिजिटली मॉनिटर करे, तो कैसे हो सकता है ये काम? मुमकिन ही नहीं है। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किस खेत की मूली है फिर? अगर आपके मुल्क में इलीगली पैसा आता है, ये जाता है, वो उसको मॉनिटर करे। असल मसला ये है हमारे इदारे नहीं है। वी नीड टू बिल्ड दोज इंस्टीट्यूशन। अगर आप जितने मर्जी, आपने आज मैं चैलेंज करता हूँ कि बेनामी एक्ट को आए हुए या इसको मनी लॉन्ड्रिंग लॉ को आए हुए तो वैसे तो 11 साल हो गए हैं, लेकिन चले इसको इसके दांत तेज किए हुए भी साल हो गया। कोई प्रॉपर केस बता दे, मासवे सियासी केस हो गए जी जी, जिनके रिपोर्ट मिला हो आपने उस तो अभी भी आपके इदारे उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपके इदारे इंटरेस्टेड ही नहीं कानून है। पे पैसा खर्च किया जा रहा है, जो इदारे इस पे काम कर रहे हैं, फिर तो उसको वक्त का ज़िया है। वो नहीं सर, वो वक्त का ज़िया नहीं, कानून बड़ा ज़रूरी था। फैटफ से ये कानून सख्त है, आपको हमें दुनिया को बताना है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून सख्त है। इसमें कुछ ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं तफ्तीशी अफसरों को, ठीक है, और कोर्ट की इंटरवेंशन के, वो बड़ा जेन्युइन पॉइंट है। देखिए जी, आप बेल का राइट नहीं देते लोगों को, आप फिर उसके बाद उनको वारंट के बगैर अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, फिर उनकी जो घरों की सर्च एंड सीजर है वो भी आप बगैर वारंट के कर रहे हैं। तो उसके अंदर फिर ये तो बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद हो गए ना। जो तफ्तीशी का दिल करेगा वो करेगा। हमारे देखिए, हमारे मुल्क की एक हिस्ट्री है। हमने हदूद ऑर्डिनेंस लेके आए, 18 साल उस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। हर मोटरसाइकिल पर जाते हुए लड़के से पूछा गया कि तुम अपना मुंह खोलो और चेक कराओ। यहाँ पर इस मुल्क में तफ्तीशी अफसरों की ये रूटीन हो, इसमें उनको साथ ज़ाब्ते का भी पाबंद करना पड़ेगा। आपको तफ्तीशी के ऊपर चेक कोर्ट का रखना चाहिए था, जो 90 दिन का बगैर वो वारंट के गिरफ्तार रखा जाता है। गिरफ्तार रखा जाए। सियासी पार्टियों को जितने केस चले, सारे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है, सारे टैक्टिक्स है ना। देखिए, इसीलिए तो हम कहते हैं आपको, आपने कन्विक्शन रेट आपने नैब का ही नहीं है। वो क्या करते हैं, बंदे को पकड़ते हैं, 90 डेज के लिए अंदर करते हैं, वहाँ पर ही बार्गेन हो जाती है। अच्छा, आलमी सतह पर भी कोई इसके खिलाफ मुहिम, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे, वो इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए दबाव है, या अमेरिका कोई दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सीपैक। ठीक है, भारत और इसराइल और इवन अमेरिका भी आपके खिलाफ एक दुनिया में मुहिम। देखिए, दुनिया बदल गई है, 2 ब्लॉक सामने हैं। अगर आप इधर साउथ ईस्ट एशिया में देखें, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, ये एक ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है, टर्की उसमें। और उसके सामने जो में दूसरा ब्लॉक बनता हुआ नज़र आ रहा है तो अफसोस की बात, भारत, सऊदी अरब, UAE और अमेरिका का ब्लॉक बन रहा है। ठीक है। अब ये फैटफ के अंदर वहाँ पर वोटिंग ज़्यादा इन्हीं लोगों की है। चाइना में सपोर्ट करता है, लेकिन ये लोग ज़्यादा तादाद में हैं, तो वो टारगेट सीपैक है, टारगेट। लेकिन इस बात में तो आप दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मामून निसार साहब, फंडामेंटल राइट्स की जिस उमर साहब ने बात की, कोई ऐसा कानून भी है जो फंडामेंटल, जो हमारे कहते हैं बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स, उनके खिलाफ भी कोई कानून बनता है? अवाम के खिलाफ कोई कानून बन सकता है? जैसे ये कानून बने, अवाम के खिलाफ तो नहीं हो सकते, लेकिन उनका इस्तेमाल ज़रूरी किसी के खिलाफ हम कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स का ख्याल किस तरह रखा जाए? सर, कोई भी कानून आपके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हो सकता। ठीक है। जब आप किसी के फंडामेंटल राइट, जिस तरह बेल का एक राइट है मेरे पास, जब आप इसे डिनाई करते हैं ना, तो बेसिकली आप क्या रहे हैं, हमें ये देखना है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी स्टेट फेल हो चुकी है जी। उस बंदे को अगर हम बेल ग्रांट कर देंगे तो वो फ्ली कर जाएगा, भाग जाएगा। किस तरह मुमकिन है? जी। अब जब आप ये एडमिट कर लेते हैं कि हमने बेल दे देनी है इसको, जी, एक्चुअली हमें पता है कि बेल स्टेज में क्या होता है, कानून के दायरे में आगे जब उसने बेल ले लिया, उस कानून को कबूल कर लिया, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि बेल ले ली तो ये भाग जाएगा, लिहाजा हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी स्टेट फेल हो गई। इन इदारों को बनाने का मकसद क्या है? मैं सबसे सिंपल सी बात करता हूँ। अगर आपका इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, पुलिस स्टेशन या एक इन्वेस्टिगेटिव कोई भी अथॉरिटी बन जाती जो पॉलिटिकल क्राइम्स को पकड़ती, ना आपको नैब बनाने की ज़रूरत होती, ना नैब कोर्ट्स बनाने की, स्पेशल कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत होती। यही इदारे जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते। अब पुलिस के ऊपर आपने एक इदारा बना दिया FIA, उसकी जुरिस्डिक्शन अलग कर दी। हम पिछले कई सालों से सिर्फ जुरिस्डिक्शन खेल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। आप देख लें, अब स्टेट बैंक, जिस तरह उमर भाई ने बात की, स्टेट बैंक किस खेत की मूली है अगर वो ये चेक नहीं कर सकता कि कौन से पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं? अगर स्टेट बैंक अपना काम सही कर सकता है तो सर ये इसके अंडर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाना, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट बनाना, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इतने राइट्स देना जरूरत ही नहीं थी। सही कह रहे हैं।
कानून का इस्तेमाल हो, अगर एक SHO चाहे तो अपने इलाके में एक दिन में अमन कायम अमन कायम कर कर सकता सके। है, ना चाहे तो चोर डाकुओं को खुली छूट मिल जाती है। उमर साहब, अब आ जाते हैं CPAC की तरफ। ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और CPAC का ताल्लुक आप किस तरह ज़ाहिर कर रहे हैं, किस तरह बता रहे हैं, किस तरह वो CPAC पे असरअंदाज होगा? अगर तो मनी लॉन्ड्रिंग और CPAC का नेक्सस देखा जाए ना, तो अगर हम अल्लाह दो ना ब्लॉक करे, आप करें बन गए, उसको इंडिया, भारत का, UAE का और सऊदी अरब का और पाकिस्तान का, अमेरिका का, और चाइना, पाकिस्तान, टर्की और ईरान का ब्लॉक जी, जी। बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। अगर इस वक्त हमारे पर सैंक्शंस लग जाती हैं, हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं जी, फैटक की जी। वजह से, तो हमारे पर बड़ी सख्त माशी पाबंदियां लग जाएंगी। ठीक है। और CPAC में हमारे साथ कोई मुल्क ट्रेड ही नहीं कर सकेगा, ज़ाहिर हमें बात है, पेमेंट ही है, वो CPAC तो फेल हो जाएगा। इसलिए ये इसको इस सही तनाज़ुर में देखने की ज़रूरत है। अगर UAE के अंदर अभी कौन से पैसों की रोक टोक है, कोई बंदा जितने मर्जी पैसे ले आए, उसको तो अभी तक ब्लैक लिस्ट पे डाला नहीं गया। और पाकिस्तान जहाँ पर मैं आपको बताऊँ, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम, हमारी अदालतें, हमारे मुख्तलिफ निज़ाम दुनिया में मेरे ख्याल में 10-15 मुल्कों के बाद हमारा मेरे हिसाब से 17वें 18वें नंबर पर हमारा काम मरबूत है। ये नहीं है कि यहाँ पर कोई निकल सकता है, डाटा मौजूद है हर इदारा, लेकिन इदारे काम नहीं करे। नहीं उमर साहब, अगर देखा जाए जिस तरह आप कह रहे हैं, उसको CPAC को रोकने के लिए सारे ये दूसरे मुबालक अपनी सियासत चला रहे हैं। अगर देखा जाए तो हुकूमत ने फिर सही जगह पर हाथ डाला हुआ, सियासतदान ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, या वो तो बड़े फंडामेंटल कलदा तंजीम है जिनके ऊपर जिनको हुकूमत ने करार दिया है, वो FATF की शरात को पूरा करने के लिए फिर हुकूमत मजबूर है उन पर अमल करने के लिए। कलदम तंजीमों के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। ठीक है। उनके खिलाफ तो मैं पाकिस्तान में हमें किसी को ये देखे, असल मसला कि हमें क्लियर माइंड के साथ जाना है। हमने किसी भी बंदे को ये इजाज़त नहीं देनी कि वो जाकर बाहर के मुल्कों में यहाँ से हमारे सॉइल को यूज़ करे और गड़बड़ करे। ये तो हमारे भी हक में नहीं है, ये हमारे भी खिलाफ है। ठीक है। अब देखें, इसी वजह से कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को टेररिज्म के साथ लिंक किया जा रहा है, क्योंकि हमने फ़र्क ही मिटा दिया है। हालांकि उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है टेररिज्म के, वो एक फ्रीडम फाइट है, वो फिर हमें कहलाता है। लेकिन आप देखिए, इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है कि, लेकिन सियासतदानों को जब आप कहते हैं, देखिए मेरी 3rd जनरेशन में मैं फ़ाइनेंशियल मैटर्स को डील कर रहा हूँ, यकीन करें मैं ऑनेस्ट आपको बता रहा हूँ कि करप्शन के अंदर जो है ना, सियासतदान 5वें 6ठे नंबर पर हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के अफसरान, ये पाकिस्तान के, मैं अब उन इदारों का नाम ले लूँ यहाँ पर मुसीबत, ये तो सियासतदान तो आटे में नमक के बराबर, यानी बकरे का एक बोटी खाते हैं, पूरा बदनामी अपने नाम पर ले लेते हैं। जी जी। देखिए, पाकिस्तान में 40-50 सियासतदान जो पॉलिसी मेकिंग में, उनको तो फिर मौका मिलता है। आशीर्वाद किन की तरफ, सियासतदानों की तरफ से होती है? फिर आप ये वो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि ऑटोमेटिकली सारा पैसा उनकी तरफ ट्रैवल करता जाता है। उमर साहब, क्योंकि टाइम कम है, हम किस तरह अगर इन वाइट कॉलर क्राइम है जो, उन पर किस तरह काबू पा सकते हैं? क्या आसानियाँ होनी चाहिए? किस तरफ आवाम को हमने लाना चाहिए? ब्यूरोक्रेट्स को, सियासतदानों को, बिजनेसमैनों को, क्या हम हुकूमत शौरागाही मुहिम चलाएं जो हमारे मुल्क का फ़ायदा हो? देखें, आप पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग को टैक्स एवेजन से अलग करें, ठीक है, और दूसरे मामलात को अलग करें। मनी लॉन्ड्रिंग तो डेफिनेशन अलग ये तो देखिए, FBR कोशिश करे कि पाकिस्तान में टैक्स एवेजन के पर काबू डाले। ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके पास वो जो टैक्स एवेजन का पैसा, पाकिस्तान में ज़्यादा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि हमारे मुल्क में किसी भी तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहा। ये बिल्कुल एक फजूल बात है, ये अगर कोई सोचे भी ना, हमारी हुकूमत किसी को इजाज़त देती है, ना सरपरस्ती करती है, ना बैंकों को, ना इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं, वो बैंकों को भी हमारे यूज़ नहीं किया जा सकता। बड़ी टाइट रेगुलेटरी पॉलिसी है। उसके लिए तो ये है कि हर इदारे को अपना काम करना पड़ेगा और लोगों को आगाही देनी पड़ेगी। जैसे आप कह रहे हैं, अभी रिटर्नों की बात हो रही थी, मैं देख रहा था कि किसी मार्केट में किसी ताजर तंजीम के पास FBR के लोग गए ही नहीं इस साल कि भाई अपने गोशवारे जमा कराओ, परसुएसिव मेथड ही कोई नहीं हमारा। हमने किसी को मादा ही नहीं किया, जाके लोगों से गोशवारे लेते, 1 पेज की रिटर्न दे दें, उसके बाद जिसका नज़र आए कि ये इसने कोई गलत बयानी की है, उसको नोटिस दे के बाकी चीज़ें मंगवा लें, मार दें, जान से मार दें, फांसी चढ़ा दें। लेकिन हमें अपने मुल्क में एक माशी किस्म का, जिसको कहते हैं इंसाफ भी देना, इस मुल्क में माशत की तकसीम भी ठीक करनी है। यहाँ तो लोग यहाँ बहुत गरीब है या बहुत अमीर है, बड़े करीब से जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं हमने मुल्क को फिनांशियली तौर पे निकाल लिया है, आज़ाद करवा लिया। आप क्या समझते हैं, वाकई पाकिस्तान फिनांशियली तौर पे? एक बात बता दूं, बेहतरी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को एक विजनरी लीडर 50 साल के बाद मिला है। मामून सार साहब, उमर साहब का
मौक़िफ़ आ गया हमारी तरफ, आप क्या समझते हैं इन हालात में क्या हुकूमत को डायरेक्शन, क्या हुकूमत की होनी चाहिए? मैं इस बात मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ उमर साहब को कि लीडर जो है हमें सही तौर पर कोई पॉलिटिशियन विद अ विजनरी जो है वो एक विजन है उसके पास पाकिस्तान के लिए, वो कुछ चाहता है, कहीं पर लेके जाना चाहता है पाकिस्तान। अब वो तरीका क्या लेना चाह रहा है वो उसको पिछले 2 साल से नहीं समझ आ रहा, जिसके लिए हमें ज़रूरत चाहिए। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को बेहतर किस तरह किया जाता है, पॉलिसीज़ किस तरह बेहतर हो सकती हैं। सर इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा रोल FPR प्ले कर सकता है। मैं यूपी साहब अभी पिछले दिनों हम कुछ दोस्तों में बैठे हुए थे कंसल्टेंट्स, हम बहस यही बात चल रही थी, इंडिया की आबादी हमारा एक रिवायती हरीफ है, हम उसको एक पिच करते हैं उसके ख़िलाफ़ हर चीज़ अपनी, हमसे कहीं गुना बड़ा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। बहुत देर पहले हम अपने बड़ों से बुजुर्गों से सुना करते थे कि जी बनिया बैठा है बॉर्डर के उस पार, वो बनिया है, और वो सच उसने आज दिखाया है आपको बनिया। मैं उसके फिगर्स में आपको जवाब दूंगा। उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से उसका फाइलर 5 करोड़ फाइलर है। 31 मार्च उनकी डेडलाइन होती है रिटर्न फाइलिंग की। ठीक है सर, परसेंटेज के हिसाब से 3.4% फाइलर है उनके मुल्क में। 3.4%। ठीक है। आप अपनी आबादी के हिसाब से पॉपुलेशन निकाल लें, 30 लाख फाइलर के हिसाब से भी आप 1.3% पे आते हैं। 1.3% पे आते हैं आप। जी जी, ये फिर लम्हा फिर आप मुझे बताएं कि छोटी आबादी पे तो ज्यादा जल्दी काबू पाया जा सकता था। काबू पाया जा सकता। आपको ट्रेड यूनियन, आपके सामने पिछले दिनों कुछ फिगर्स आई कि लाहौर की मार्केटों से कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा था। वो भी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया था। कराची का एक बिल्डिंग से इतना टैक्स जमा हो जाता है, अरबों रुपए, 3 अरब रुपए टैक्स एक प्लाजे से इकट्ठा हो रहा इनकम टैक्स की बात में। हमें एक टैक्स कल्चर डेवलप की, जो बात की उमर भाई ने कि विजिट करना बहुत जरूरी है। जी जी सर, मैंने बहुत देर पहले जब ये गवर्नमेंट आई थी, नई गवर्नमेंट थी, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे असद उमर साहब थे, जो मैंने एक पर्सनली इन ए कैपेसिटी ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड टैक्सेशन एंड फाइनेंस मैंने उनको एक लेटर डाला। मैं कहा सर मेरा पॉइंट ये है कि ड्रोन की सूरत में इंस्पेक्टर पैदा किया जाए, लाइव फीड चल रही हो FBR के पास, पता हो कि इस मार्केट में कौन कौन कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, क्यों पॉसिबल नहीं है। जी जी, अगर गूगल बाहर के मुल्कों में गाड़ी लॉन्च करके लाइसेंस अपने डिस्प्ले कर सकता है तो सर जरूरत ही नहीं है। सर जरूर लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफिकल लोकेशन मार्क हो रही है, जी जी, उससे पता चल रहा है वो बंदा किधर बैठा है। जी जी, वहां पर आपका वो बंदा जाए, इंस्पेक्टर जाए, पता चल जाए NTN है या नहीं है। नहीं NTN है तो क्यों नहीं है, उसका कैपिटल पता चल जाएगा, दुकान में कितना कैपिटल लगा हुआ है। जी जी, अगर उसका हेड ऑफिस वो नहीं है, ये पता चल जाएगा हेड ऑफिस किधर है। जी जी, उसके ऊपर NTN से हर चीज ट्रेस हो सकती है। ये जो इन्होंने बात की ना, मैं छोटी सी यूपी साहब बात करूं, यूपी साहब इसमें उमर भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि आप इंटरनेशनली ट्रैवल करें ना। मैं खुद 10 साल के करीब मैं UK रहा हूँ, पढ़ा हूँ। डेटाबेस, नेशनल डेटाबेस हमारे पास CNIC का है। जी जी, UK में पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी का मेथड नहीं है। अच्छा, आपके पास यहाँ पर एक पूरा का पूरा डेटाबेस है। जी, बच्चा पैदा होता है उस वक्त से लेकर जब तक वो बंदा मरता है, डेथ सर्टिफिकेट भी नादरा इशू कर रहा है। कोई शक नहीं है। आप मुझे बताएं कि आप ब्रिटेन से बेहतर, जो इतने 100 साल पुरानी, उससे बेहतर डेटाबेस बना सकते हैं, तो फाइलर क्यों नहीं पकड़ सकते? जी आप सही कह रहे हैं। ये सिर्फ डायरेक्शन की कमी है, नियत की कमी है सर, नियत की कमी, विजनरी नहीं है आप में, वो पॉलिटिकल विल नहीं है, या करना कुछ नहीं चाहते, या काम करने के वो पैसे लेते हैं, ना करने की तनख्वाह वसूल करते हैं। कुछ तो है, अल्लाह करे हमारा मुल्क बेहतरीन। बहुत शुक्रिया। उमर साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, आज हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर भी और इनकम टैक्स गोशवारे पर भी। हमारी तरफ से जो तजावीज़ जाती हैं, कहीं पे अमल भी हो जाता है, कहीं पे नहीं होता। आप भी हमें अपने हमारे प्रोग्राम के हवाले से कुछ तजावीज़ भेजा करें, हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, किन इशूज़ को उठा सकते हैं। हमारा ईमेल ऊपर आ रहा होता है, ईमेल पर हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।